हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को हिंदी हब में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका, आपकी हिंदी टीचर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10 की पुस्तक गोधुली भाग 2। ठीक है, तो अभी तक हमने उसके 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज हम उसका तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका शीर्षक है स्वदेशी। अब आपको तो पता ही होगा कि मैंने भी बताया है कि अगर आपको कोई कविता या कोई दोहा आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसके कवि का नाम पता होना चाहिए, कवि का जीवन परिचय पता होना चाहिए, साथ ही साथ उस दोहे का प्रसंग और उस दोहे का संदर्भ पता होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से अपने एग्ज़ाम में उस दोहे को लिखते हैं कि उसमें संदर्भ भी लिख रहे हैं, प्रसंग भी लिख रहे हैं और जीवन परिचय भी लिख रहे हैं, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो जल्दी से हम इस कविता के इस दोहों के कवि को जान लेते हैं। स्वदेशी जिसका शीर्षक है और इसकी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा की गई हुई है। तो अब हम जानेंगे प्रेमघन जी का जीवन परिचय। चलिए, तो पंडित गुरुचरण लाल उपाध्याय के ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा, तो ठीक है, तो उनके पिता का नाम है गुरुचरण लाल उपाध्याय। अब इनका जन्म भाद्र कृष्ण षष्ठी संवत 1912 को उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर के दातापुर में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर जो हिंदी महीने के जो नाम होते हैं, कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है, भाद्र मास होता है, अश्विन मास होता है। तो उनका जन्म हुआ था भाद्र कृष्ण षष्ठी को संवत 1912 को, और जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश जिले के उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले के दातापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये इनका जन्म एक संपन्न ब्राह्मण कुल में हुआ था। चलिए, अब इनकी माता ने इन्हें हिंदी अक्षरों का ज्ञान कराया, मतलब इनकी जो माँ थी उन्होंने ही इन्हें हिंदी भाषा पढ़ाई, उसके अक्षरों के बारे में इनको पढ़ाया। अब फारसी की शिक्षा दीक्षा का आरंभ भी घर पर करा दिया गया और इन्होंने फारसी भाषा की जो भी पढ़ाई की है वो भी इन्होंने घर पर की है। ठीक है, शिक्षा के लिए इन्हें गोंडा भेजा गया। याद रखना है आपको इनका नाम, इनका जन्म स्थान, इनके पिताजी का नाम, ये सब बातें आपको याद रखनी है। परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई प्रेमघन जी का जन्म कहाँ हुआ था और उनका जन्म किस सन को या किस तारीख हुआ था। तो इस तरीके से आपको कविता के बारे में और कवि के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब सबसे पहले इनकी रचनाएं जान लेते। कृतियाँ का अर्थ है रचनाएं, अर्थात इन कवि के द्वारा कौन कौन सी रचनाओं को लिखा गया है। चलिए, तो जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, याद रखना ये कवि की रचनाओं के नाम है। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा और साथ ही साथ अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन। याद रखना, इसीलिए आपको बहुत सारी रचनाएं बता दिया जा रहे हैं कि अगर आप कोई 2 रचनाएं भूल गए तो उसके बाद की रचनाएं आपको याद रहेंगी। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी वीडियो में आपको एक कवि की ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं बता दूँ। उससे क्या होगा, मान लो अगर आप कोई एक रचना भूल गए तो आपको दूसरी रचना याद रहेगी, क्योंकि परीक्षाओं में कवि की रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। प्रश्न आ जाता है कि सूरदास की 2 रचनाओं के नाम लिखिए या फिर कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। इसीलिए आपको कवि के जन्म के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए। चलिए, तो इन कवि की रचनाएं, साथ ही साथ संगीत सुधा सरोवर, भारत भाग्योदय आदि, ये सारी कवि की रचनाएं एक बार फिर से जान लो। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श और मयंक महिमा, ये सब कविताएं कवि बद्री नारायण जिनको हम प्रेमघन कहते हैं, उनके द्वारा रचित हैं, उनके द्वारा लिखी गई हैं। चलिए, तो अब हम जानते हैं कि इन कवि ने अपने दोहों में क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम इन दोहों का संदर्भ जानते हैं। संदर्भ तो इस यह पंक्तियाँ, यह दोहे हमारी कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 से ली गई है, जिनके रचयिता
जिनकी रचयिता बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। याद रखना है, संदर्भ में आपको पुस्तक का नाम और कवि का नाम यानी कि रचनाकार का नाम बताना है। तो इस कविता का संदर्भ यह होगा कि यह कविता कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 से ली गई है, जिसके रचयिता बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। अब आते हैं इस कविता के, इस रचना के प्रसंग में। तो प्रसंग का मतलब होता है कि इस कविता में कवि ने किसका वर्णन किया हुआ है अथवा किसके बारे में बात की गई है। चलिए, तो इस कविता में, इस पूरे दोहों में कवि ने बताया है कि किस तरह से आज भारतीय पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं, मतलब कि किस तरीके से आधुनिक भारत में आज के जो भारतीय हैं, जो देशवासी हैं, वो अंग्रेजी सभ्यता से प्रभावित हो रहे हैं और धीरे धीरे वो अंग्रेजी सभ्यता को अपनाने लगे हैं। तो इन सारी बातों को कवि ने कुछ दोहों के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। तो चलिए जान पढ़ते हैं उन दोहों को। आपको ऊपर दोहा लिखा है और आपकी आसानी के लिए मैंने नीचे उसका अर्थ भी लिखा हुआ है, जिससे आपको पढ़ना, समझना और याद रखना आसान हो जाएगा। तो दोहा है, सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात। याद रखना, दोहा है, सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात। भारतीयता कछुनाब, भारतीयता कछुनाब भारत में दर्शात। ठीक है, दर्शात मतलब अब दिख नहीं रही है। तो कवि कह रहे हैं कि भारत में भारतीयता नाम सबे विदेशी वस्तु नर, कि भारत में अब जो सब नर का मतलब होता है मनुष्य, इंसान। तो भारत में अब सभी लोग विदेशी वस्तुओं की तरफ प्रभावित हो रहे हैं। गति रति रीत लिखात, और वहीं के रीति रिवाजों को अपना रहे हैं। भारतीयता कछुना अब भारत में दर्शात, और कवि कह रहे हैं कि अब हमारे देशवासियों में भारतीयता कहीं भी नहीं झलकती है। सभी ने विदेशी संस्कृति को, विदेशी सभ्यताओं को अपनाना शुरू कर दिया है। अगला दोहा है, मनुज भारती देखी को, मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू के धो के हैं ये क्रिस्तान। तो मनुज भारती, मनुष्य का अर्थ होता है मानस, भारती मनुज भारती मतलब कि भारत के मनुष्य, मनुज भारती मतलब भारत के मनुष्य। तो कहा है कि भारत के मनुष्यों को देखकर अब कोई भी पहचान नहीं सकता। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मतलब कि भारतीयों को देखकर अब कोई भी उनकी पहचान नहीं कर सकता। मुसलमान हिंदू के धौ के हैं ये क्रिस्तान, क्रिस्तान का मतलब है क्रिश्चियन। तो कवि कह रहे हैं कि अब भारतीयों को देखकर कोई भी उन्हें पहचान नहीं सकता कि क्या ये हिंदू है, क्या मुस्लिम है, क्या ये क्रिश्चियन है, क्योंकि अब सभी लोग एक जैसे दिखने लगे हैं और सभी लोगों ने अब अंग्रेजों की संस्कृति को अपना लिया है। तो मूल रूप से कवि इस दोहे में कह रहे हैं कि अब भारतीयों को पहचानना मुश्किल हो गया है। पहले भारतीयों की जो वेशभूषा थी, सभी लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन अब सब क्या करने लगे हैं, अब सब अंग्रेजी सभ्यता को अपनाने लगे, अब अंग्रेजी संस्कृति को अपनाने लगे हैं और भारतीयता को धीरे धीरे पीछे छोड़ते जा रहे हैं। अब है, पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए। जिसमें कवि कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने विदेश की, परदेश मतलब कि विदेश, परदेश मतलब कि पराया देश, जिसे हम कहते हैं विदेश। तो कुछ लोगों ने विदेशी विद्या को ग्रहण कर लिया है और विदेशी बुद्धि को प्राप्त कर लिया है, और उन्होंने अपना चाल चलन, उनका जो और विदेशी संस्कृति का जो चाल चलन था, अब वो उन्हें बहुत अधिक प्रिय हो गया है। यहाँ देख सकते हैं, विदेशी विद्या को पढ़कर और विदेशी बुद्धि को पाकर इनको, यानी कि भारतवासियों को अब विदेशी चाल चलन बहुत अच्छा लगने लगा है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आजकल विदेशों में जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि आजकल लोग, नए भारत के आधुनिक लोग विदेशी संस्कृतियों को, विदेशी शिक्षा को अपना रहे हैं, विदेशी बुद्धि को अपनाने लगे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने विदेशी संस्कृति को तो अपनाया और वो स्वयं भी उनके जैसे ही बनने लगे हैं। अगले दोहे में कहा है, ठठे विदेशी ठाठ सब, ठठे विदेशी ठाठ सब बन्यो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। इसमें कहा है कि
कि आजकल के मतलब कि जो नव भारत के जो नई युवा पीढ़ी है वो विदेशी ठाठ में रच बस गई है। ठटे विदेशी ठाठ सब बन्यो देश विदेश, मतलब कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो विदेशी ठाठ बाट में रच बस गई है। अब उन लोगों को विदेशी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति ज़्यादा पसंद आने लगी है। सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस, और ऐसा लगने लगा है कि अब उनके सपनों में भी भारतीयता का कोई भी अस्तित्व नहीं है, कोई भी वजूद नहीं है। यहाँ पे लिखा है विदेशी ठाठ में बस सज गए हैं सभी भारतवासी, देश भी अब उन्हें विदेश जैसा लगने लगा है और सपने में भी भारत के लोगों में भारतीयता नाम की कोई चीज नहीं बची हुई है। कवि कह रहे हैं कि अब उनके सपने में भी अब उनके अंदर भारतीयता नाम की कोई भी चीज नहीं बची, मतलब कि वो विदेशी संस्कृति से इतना ज्यादा प्रभावित हो गए हैं कि उन्होंने अब विदेशी संस्कृति को ही अपनाना शुरू कर दिया है। फिर लिखा है बोली सकत हिंदी नहीं, बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। ठीक है, तो कवि कह रहे हैं कि जब जो हिंदू लोग हैं जो अब आपस में भी वो हिंदी में बात नहीं करते, तो ये तो सभी जानते हैं कि किस तरीके से आज सभी लोग अंग्रेजी भाषा का मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करने लगे हैं और साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज के प्रयोग को भी अब बढ़ावा दिया जाने लगा है। जो शिक्षण संस्थान होते हैं, अधिकतर जो ऑफिस प्रोफाइल मतलब जो वर्क प्लेस होते हैं, वहाँ पर भी सबको कहा जाता है कि इंग्लिश बोलिए। तो कवि कह रहे हैं कि किस तरह से आजकल के जो हिंदू लोग भी हैं वो भी परस्पर अब हिंदी में ही बात करते हैं, हिंदी में बात नहीं करते, अंग्रेजी बाखन करत मतलब अंग्रेजी में ही बात करते हैं और अब अंग्रेजी वस्तुओं का ही उपभोग करते हैं, मतलब कि अब वो अंग्रेजी वस्तुओं का ही प्रयोग करते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि आजकल के जो नई युवा पीढ़ी के लोग हैं वो अब आपस में हिंदी में बात भी नहीं करते, वो सिर्फ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ अंग्रेजों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का ही प्रयोग करते हैं। अब लिखा है अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति नीति, अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि ग्रह शकल वस्तु देश विपरीत। वसन, वसन का अर्थ होता है वस्त्र या फिर जिन्हें हम कपड़े भी कहते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि अंग्रेजी अब हमारे देश के लोगों को भारत का कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके विपरीत जो अंग्रेज लोग हैं वो हमारे भारत की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। कवि कह रहे हैं कि अंग्रेजी वाहन, अंग्रेजी वस्त्र और अंग्रेजी वाहन, वस्त्र और वेशभूषा किस तरीके से आजकल के हमारी युवा पीढ़ी को प्रभावित कर रही है और वो पूर्ण रूप से हमारी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत अब अंग्रेजों को हमारी भारतीय संस्कृति ज़्यादा पसंद आने लगी। अब वो हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाने लगे हैं। इसके विपरीत हमारे भारत के सारी युवा पीढ़ी को, सारे लोगों को अब अंग्रेजों के ही वस्त्र पसंद आने लगे हैं, उन्हीं की बनाए हुई वाहन पसंद आने लगे हैं और उन्हीं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्रयोग अब भारतीय करने लगे हैं। अब है हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात। ठीक है, तो कवि कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी नाम सुनकर अब जो भारत के लोग हैं सकुची लजात, लज्जात मतलब कि अब वो लज्जित हो जाते हैं कि अब जो हिंदुस्तान का जो नाम सुनकर ही अब हिंदुस्तानी लोग शर्मा जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि हिंदुस्तानी होना उनके लिए गलत है, इसीलिए वो लज्जित हो जाते हैं। भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय निगात, और कहा है कि भारतीय अब भारत की ही वस्तुओं से अब उन्हें हाय घिनात का मतलब है घृणा होना, कि अब भारतवासियों को भारतीय वस्तुओं से भी घृणा हो गई है। तो यहाँ दोहे में लिखा हुआ है हिंदुस्तानी का नाम सुनकर ही भारत के लोग अब लज्जित हो जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं और भारतीय
सभी वस्तु से भारतवासियों को और भारतीय लोगों को भारत के द्वारा बनाई गई जितनी भी वस्तुएं हैं अब उनको अपने द्वारा बनाई गई वस्तुओं से घृणा हो गई है। मतलब कि कवि प्रेमघन जी का कहना है कि आज के लोग किस तरीके से आधुनिक भारत के लोग पाश्चात्य संस्कृति को मानने लगे हैं और अब उन्हें अपनी ही भारत की वस्तुओं पर उन्हें अब घृणा होने लगी है। अपने ही भारतीय शब्द को सुनकर ही अब उनके अंदर शर्मिंदगी होने लगी है। देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। हाटन मतलब कि बाजार, ठीक है। तो कहा है कवि ने कि देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, कि किस तरह से आज संपूर्ण देशवासियों की जो वेशभूषा है वह अब पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो गई है, मतलब कि वो शहरी हो गई है। यहाँ तक कि आजकल गांवों में जो बाजार लगता है उनमें ही ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी वस्तुएं उन बाजारों में भी बिकने लगी हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि संपूर्ण देशवासी की वेशभूषा है वो अब शहरी वेशभूषा हो गई है, यानी कि वो अंग्रेजों से उनकी जो वेशभूषा है वो अब अंग्रेजों की तरह वस्त्र पहनने लगे हैं और सारे चाल चलन में भी अब अंग्रेजीपन आ गया है। हजारों ग्रामीण बाजारों में भी अब केवल अंग्रेजी माल ही दिखाई देते हैं। तो कवि का कहना है कि किस तरीके से हमारे आज को जो ग्रामीण सभ्यता भी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है और ग्रामीण सभ्यता की जगह अब शहरी चीज़ों ने ले ली है। अब गाँवों में जो बाजार लगते हैं, जो मेले लगते हैं, वहाँ पर भी अब शहरी चीज़ें यानी कि अंग्रेजी चीज़ों के माल ही अब दिखाई देते हैं। फिर है जिनसो संभल सकत नाही तन की, धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वे यह कैसी खाम ख्याली। जिनसे संभाल सकत नाही तन की मतलब कि अपने शरीर की। तो कवि कह रहे हैं कि जिनसे अपने शरीर की ही धोती नहीं संभाली जाती, जिनसे जो लोग अपने शरीर के वस्त्र मतलब कि अपने शरीर की धोती को ही नहीं संभाल सकते, वो क्या ही है जो हमारे देश को संभालेंगे। देश प्रबंध करेंगे वे यह कैसी खाम ख्याली मतलब कि उनका ये कैसा ख्याली पुलाव है। जो व्यक्ति स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, अपनी धोती नहीं संभाल सकता, वो क्या ही हमारे भारत की, हमारे देश की रक्षा करेगा। तो इसको लिखा है कि जिन नेताओं को शरीर की ढीली ढाली भारतीय धोती संभालने में नहीं आती, जिन नेताओं को जो हमारे देश के बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, तो कवि ने उन पर व्यंग किया है कि जिनको अपनी धोती ही संभालनी नहीं आती, वो कैसे देश की शासन संभालेंगे, वो कैसे हमारे देश की सुरक्षा करेंगे, हमारे देश की शासन व्यवस्था को संभालेंगे। लिखा हुआ है कि जिन नेताओं को शरीर की ढीली ढाली भारतीय धोती नहीं संभालना आती, वो देश का शासन संभाल लेंगे। यह तो उनकी कोरी कल्पना है, यह उनका ख्याली पुलाव है, यह उनकी कोरी कल्पना है, मतलब कि यह उनका ख्याली पुलाव है कि भाई जो व्यक्ति अपना ही ख्याल नहीं रख सकता, वो कैसे हमारे देश को संभालेंगे, वो कैसे हमारे देश की शासन व्यवस्था को बनाए रखेंगे। तो इस दोहे में कवि ने किस तरीके से हमें बताया कि जो आज के हमारे जो नेता हैं वह स्वयं अपने पद का, वह स्वयं अपना ख्याल नहीं रख पाते, वो कैसे हमारे देश की व्यवस्था को, हमारे देश की न्याय व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को बनाए रखेंगे। दास वृत्ति की चाह चहूँ दिशि चारहूँ बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानव बने डफाली। तो कवि कह रहे हैं कि किस दास प्रवृत्ति का मतलब है गुलामी की प्रथा, कि किस तरह से आज चहुँ दिशा का मतलब है चारों ओर। तो किस तरह से आज के वक्त में चारों दिशाओं में दास प्रवृत्ति मतलब कि गुलामी की भावना अब लोगों के अंदर आने लगी है। करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानव बने डफाली, और किस तरह से वो अपने से ऊंचे पद वाले व्यक्तियों की खुशामद करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं और उनकी झूठी प्रशंसा करते हैं। तो ऐसा लगता है कि मानो वो ढपली बजाने वाले बन गए हों। कवि कह रहे हैं कि गुलामी करके जीवन यापन करना, ब्राह्मण क्षेत्र गुलामी करके जीवन यापन करना हमारे देश के ब्राह्मण
क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, चारों वर्णों, ये जो 4 वर्ण हैं हमारे देश में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, तो किस तरह से ये चारों वर्णों के लोगों की चाहत हो गई है कि अब वो दूसरे लोगों की गुलामी करेंगे, मतलब कि अब वो दूसरे लोगों की झूठी तारीफें करेंगे, उनकी खुशामदी करेंगे। लिखा है कि अंग्रेजों की खुशामद करने वाले, भारतीय वस्तु की झूठी प्रशंसा करने वाले या भारतीय मानो डफली बजाने वाले बन गए हैं। तो कवि ने भारतीयों को कहा है कि वो अंग्रेजों की झूठी प्रशंसा करते हैं और अपनी भारतीय वस्तुओं की बुराइयां भी करते हैं, और उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो अब ढपली बजाने वाले बन गए हों। चलिए, तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपकी कक्षा 10 की बिहार बोर्ड की जो पुस्तक है गोधुली भाग 2, उसका एक चैप्टर पढ़ा, उसके कवि के बारे में, उसके संदर्भ, प्रसंग और उसके जितने भी दोहे कवि बद्री नारायण चौधरी जी के द्वारा लिखा गए थे, तो उनके भावार्थ को जाना। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को अब उन दोहों में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो जल्दी से सारे बच्चे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि अब उन्हें आगे ग्रामर में या व्याकरण में या अपनी पुस्तक में कौन सा भाग पढ़ना है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।